तक हमने देखा था पिछले वीडियो तक कि एग्जैक्टली कॉस्टिंग का डेफिनेशन, कॉस्ट का डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का। अभी एक काम करते कि फीचर्स या तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। वो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग करना तो उसके लगत क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव तो आएगा। क्योंकि कुछ भी चीज दुनिया में कुछ भी करना है तो मेरे पास उसका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तभी सारी चीज होगी। जैसे कि मैं आई एम प्रोवाइडिंग दिस वीडियो, आई हैव सम ऑब्जेक्ट, आई हैव सम गोल, करेक्ट। सो नाउ लुक हियर, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो पहला जो आता है, पहला नंबर आ गया आपके पास, तो क्या लिखते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखा था, कॉस्ट को असर्टन करना है, किसी भी चीज, किसी प्रोसेस का हो, किसी गुड्स का हो, किसी नॉर्मल लॉस का कॉस्ट हो, किसी अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट हो, आई हैव टू डिटरमाइन इट, करेक्ट। सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अभी ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए पैसा खर्चा हुआ वो ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके लिए खर्चा हुआ वो ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप सीए की पढ़ाई करते हो, उसमें भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अभी कैसे, आपके सब्जेक्ट्स इंटर में देखोगे तो आपके पास इंटर में 6 सब्जेक्ट है, पहले 8 थे, अभी 6 हो गए। फाइनल में जाओगे तो आपके पास 8 सब्जेक्ट है, तो देयर आर द 8 कॉस्ट सेंटर्स, इस 8 कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की जिसके लिए मुझे खर्चा करना है, उसके लिए मुझे पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए किताबों का खर्चा भी रहेगा। तो एवरीवेयर, in everything, in every process there will be a cost object for which we are incurring the cost, और उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, कॉस्ट को कलेक्ट करना है, करेक्ट। अभी मैं मान लीजिए कि मेरे पास प्रोडक्ट ए है, तो प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट ए ने ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या लगता है, तो दिस टी शर्ट, दिस टाइप ऑफ टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट, यस और नो। तो वी नेक का क्या डिजाइन है, राउंड नेक का क्या डिजाइन है, वी नेक टी शर्ट के लिए क्या खर्चा होता है, राउंड नेक टी शर्ट के लिए कितना खर्चा होता है। सो दिस टू आर ऑब्जेक्ट्स, बट इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट्स आएंगे ऑब्जेक्ट्स, कलर के लिए कितना, क्या कितना, कि डाइंग के प्रोसेस के लिए कितना खर्चा, स्टिचिंग के प्रोसेस के लिए कितना खर्चा, ये सारे खर्चे रहेंगे ना। तो ये मेरे क्या बनेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो एंड असाइन फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक्यूमुलेट भी करो, और कॉस्ट एक्यूमुलेट करने के बाद हर कॉस्ट के लिए, वो ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट असाइन करना है। बट अब से एक बार एनालाइज किया कि इतना खर्चा होता है एक सिंगल कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट सब कॉस्ट रहेंगे, तो उसके लिए असाइन करना पड़ेगा हमें कॉस्ट। असर्टन फॉर ईच ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कॉस्ट अक्यूमुलेट करना है, कॉस्ट को असाइन करना है, और कॉस्ट को असर्टन करना है, करेक्ट। पहले एक्यूमुलेट प्रोसीजर चलेगा, फिर कॉस्ट को असाइन करेंगे, फिर असाइन करने के बाद उसका टोटल लेंगे, फिर हमें मिलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी जंप ऑन व्हाट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है क्या। देखिए वो ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है अभी कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उसको मतलब क्या, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, तो देखो एक आता है प्रोडक्ट और आर्टिकल, बट ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट रहेंगे, मेरे आर्टिकल रहेंगे, तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि उसके लिए पहले कॉस्ट ऑक्यूमुलेट करूंगा, फिर मैं उसको असाइन करूंगा, फिर उसकी कॉस्ट की टोटल लूंगा। फिर द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग। जैसे कि मैं नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, but I am providing the different kinds of services. Now I am providing the some services, online services, some is on the YouTube lectures, some on the physical lectures. So there are the 3 kinds of services. So what are the expenditure incurred for these services is my cost object. तो 3 cost object मेरे पास हो गए थे। जैसे अगेन बताता हूँ, online lectures, YouTube lectures and the physical lectures. तो these are the 3 kinds of cost objects. हर के लिए मुझे कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा। तो दूसरा आता है एनी प्रोजेक्ट्स, करेक्ट। तो कैसा होता है ना, बहुत बहुत कंपनी में, आईटी कंपनी होती है, बहुत कंपनी बड़ी बड़ी होती है ना, उसमें कॉस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हर प्रोजेक्ट एक अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हर प्रोजेक्ट के लिए जो भी खर्चा होगा दैट विल बी द माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है एनी एक्टिविटी, वही है एक्टिविटी मतलब सर्विस,
During the manufacturing process, there are the different kinds of activities. I have to determine the cost of each and every activity. अभी कैसे, मान दीजिए कि मुझे मैन्युफैक्चर करना है कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर करनी, तो पहले मेडिसिन का रॉ मटेरियल रहेगा, तो मेडिसिन के रॉ मटेरियल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पाउडर में, तो पाउडर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे टैबलेट में, और टैबलेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे उसको किस में, पैकिंग में। तो ये कितने एक्टिविटीज़ होगी, 3 एक्टिविटीज़ की। पहले पाउडर बनाना पड़ेगा, फिर टैबलेट की एक गोली जो होती है वो बनानी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ होती है कि आपको जो पैकिंग करना पड़ेगा, वो भी तो आपके पास एक्टिविटी है, तो वह एक्टिविटी इज ऑल्सो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद आता है प्रोसेस। ये सिमिलर सारी जो मैंने अभी आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया था उसमें प्रोसेस आती है, प्रोसेस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। और अभी आता है डिपार्टमेंट्स, बट ऑब्वियस है इफ इन माय मैन्युफैक्चरिंग, और कई आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, वहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो उस डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए हमें कॉस्ट डिटरमाइन करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आता है कि प्रोडक्ट के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, टॉय हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, और एसयूवी कार हो गया। दिस इज द एग्जांपल फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच वी आर इनकरिंग द कॉस्ट। फिर सर्विसेज में डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है, होटलिंग सर्विसेज होती है, हॉस्पिटल होता है, एजुकेशन होता है। तो एवरी सर्विसेज के लिए इफ आई एम इनकरिंग कॉस्ट, आई हैव टू अटैच दैट कॉस्ट फॉर द एवरी सर्विसेज। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे मैं साइट पे जाता हूँ, शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए। फिर एक्टिविटी के लिए आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड द क्वालिटी इंस्पेक्शन एक्टिविटी। दीज डिपार्टमेंट्स आर इन अवर डिपार्टमेंट, अवर फैक्ट्री। तो फॉर एवरी एक्टिविटी वी हैव टू इनकर। दीज आर द सम एग्जांपल्स कि जो मैंने नाम दिए थे कॉस्ट ऑब्जेक्ट उसके लिए। फिर उसके बाद आता है रॉ मटेरियल कन्वर्टिंग इनटू द टैबलेट। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको जो मेडिकल इंडस्ट्रीज में पाउडर पहले बनाया जाता है, वो पाउडर को टैबलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो आप खाते हो, वो गोली खाते हो उसको। फिर इसमें आता है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में फिनांस आएगा, अकाउंट्स आएगा, सेल्स आएगा, परचेस आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा। सो दीज आर द व्हाट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सबके लिए कॉस्ट पहले असाइन करो, सॉरी एक्यूमुलेट करो, फिर असाइन करो, फिर उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करो। तो आइए बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट। नाउ विल जंप ऑन द सेकेंड वन। तो देखिए यहां पे सेकेंड वन पे आ गया। तो सेकेंड वन क्या रहेगा, तो सेकेंड वन विल बी द, क्या रहेगा, एज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट। इफ आई हैव अ कॉस्ट, इफ आई कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो मैं प्रॉफिट भी डिटरमाइन कर सकता हूं जब मुझे कॉस्ट पता है। तो रिसेशन में थोड़ी बहुत प्राइस कम कर सकता हूं, तो बूम टाइम पे मैं थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ा सकता हूं, बट कॉस्ट पता हो तो। करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वी कैन, एक चीज, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब, सेलिंग प्राइस ऑफ सर्विसेज। फिर होता है डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। And last one is what, find the basis for price fixation and the rate negotiation. If I know my cost, if I know my profitability, then I can negotiate in anything. मैं प्राइस को निगोशिएट कर सकता हूं जब मुझे कॉस्ट पता हो। तो कॉस्ट ही नहीं पता तो आप निगोशिएट करोगे तो बट ऑब्वियसली आप लॉस में जाओगे, मतलब लॉस में ही जाओगे। तो ये सेकेंड वन हो गया। नाउ विल जंप ऑन द सेकेंड वन, सॉरी थर्ड वन। तो अभी यहां पे देखिए थर्ड वन में क्या दिया हुआ है। तो थर्ड वन आपको ये बताता है कि कॉस्ट कंट्रोल, अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है आपको। जब मुझे कॉस्ट पता है ना, जब मेरे पास रिपोर्ट है ना,
तो मैं कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? आपका रिजल्ट, सीए का रिजल्ट इस कॉस्ट इज कंट्रोलिंग पॉइंट। आपको पता चलता है कि मैं कहाँ पे कम कम आ गया, आपको पता चलता है कि ये मेरी स्टडी कम हो चुकी है ना? तो देखिए आगे, वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर। करेक्ट। आदमी को बड़ा बनना है, अमीर बनना है, तो एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन होना चाहिए। इनकम में भी होना चाहिए, बट इनकम आए तो अच्छा ही है, बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना, आए हाय, तो वह आपकी लग गई समझो, है ना? तो इसके लिए एक्सपेंडिचर पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कैसे डिसिप्लिन, we ensure that the expenditures are in account according to the with a predetermined set of standard। मटेरियल के लिए इतना होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न फाइंड आउट कीजिए। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मैंने मटेरियल का कॉस्ट पहले से डिटरमाइन कर चुका था। एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड्स इज नोटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। कंटिन्यू बेसिस पे, ऐसे अगल बगल में बीच में ऐसा भी कभी भी उठ के आपको कॉस्ट एनालाइज नहीं करना है। कंटिन्यू बेसिस पे आपको भी तो कंटिन्यू बेसिस पे एनालाइज करना पड़ता है स्टडी। अरे रिवीजन करना है, याद करना है, ये सारी कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे तभी जाके आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में आएंगे, अदरवाइज भगवान पे छोड़ दीजिए। वी हैव टू फॉलो द सम स्टेप्स टू कंट्रोल द कॉस्ट। करेक्ट, फॉलो करेंगे। एक क्या है, अरे आया नहीं, set a standard। yes, we have to set the standard cost। तो इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको कुछ कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है वो भी मैं आपको आपके साथ करूंगा ऑनलाइन ही, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ बेस्ड ऑन द टेक्निकल बेसिस। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे होता है ना बच्चों, ईच एंड एवरी मेजरमेंट लेके होता है, ईच एंड एवरी मेजरमेंट लेके होता है। कैसे होता है ना कि कोई चीज़ घर बनानी है, खाने की चीज़ बनानी है हमें घर, तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं तो कितने लोगों के लिए कितना बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा तो उसमें कितना नमक होगा, उसमें कितना तीखा होगा, उसमें कितना पानी डालना पड़ेगा, इसमें कितना हल्दी डालनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो 10 लोगों के लिए इतना लगता है, तो बट ऑब्वियसली 40 लोगों के लिए कितना लगेगा, तो वो कौन बताएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट वाइज डिटरमाइन करते हैं हम। करेक्ट, दो चीज होती है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है और एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम यूनिट वाइज डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट हम ग्रुप वाइज डिटरमाइन करते हैं। जब तक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन नहीं होता तब तक एस्टिमेटेड कॉस्ट आ ही नहीं सकता आपके पास। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब हर चीज का छोटी छोटी एनालाइज करके कॉस्ट को जनरेट करना है, पर यूनिट को जनरेट करना है, और पर यूनिट को आप जनरेट करोगे ना बच्चों, यू विल गेट द आंसर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करो, फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। बी, बी क्या कहता है, मेजर्ड द एक्चुअल कॉस्ट। एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन हो गया तो खर्च करते जाओ और बीच बीच में उसको एनालाइज करते जाओ, एंड देन फाइनली यू विल गेट द एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करना सीखो, और जब एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा वैरिएंस एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही तो चल रहा है, कंट्रोलिंग पॉइंट क्या है, इट्स अ टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। सी, the actual performance so measured is compared with against the set of standard and desired target। अभी थोड़ी देर तो पहले बोला था, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद ही आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। कौन से, find the deviation, it is called as what, variance, and analyze these, analyze to know the reasons behind this, why this variance is visualized, वो variances आए ही क्यों है। और दैट वेरिएंस एनालिसिस मैंने पहले ही बता चुका था कि आपको वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब क्या, टेक्निक है भाई, ढूंढेंगे कॉस्ट को क्यों कम हुआ, कम ज्यादा नहीं है। ओके फाइन, आगे, एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, क्यों कम हुआ, यस और नो। अभी फिर मैनेजमेंट फिर बुलाती है सबको कि भाई ये कॉस्ट का गड़बड़ क्यों हुआ, और कॉस्ट का गड़बड़ हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हो। यस, और ये वैरिएंस सिर्फ मटेरियल में नहीं है,
वेरिएंसेस लेबर में भी आता है, एक्सपेंडिचर में भी आता है, ओवरहेड्स में भी आता है। तो वी सी इन अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन डिटेल, बट यहाँ पे देखो कॉस्ट कंट्रोलिंग का मतलब होता है फाइंड आउट द वेरिएंस। तो ये हो गया था थर्ड टेक्निक, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ वी हैव टू जंप ऑन द नेक्स्ट वन। तो देखिए आइए नेक्स्ट वन पे क्या है, फोर्थ वन। ओफो, कॉस्ट रिडक्शन। अभी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। हे भगवान, अभी रिड्यूस कैसे करोगे भाई? रिड्यूस करना बहुत बड़ा टास्क है, पता है। कॉस्ट को रिड्यूस करना मतलब इतना एप्रोप्रिएटली और प्रॉपरली करना पड़ता है। गलती से भी ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो प्रोडक्ट की लग गई, मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी बेकार हो सकता है, प्रोडक्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए कॉस्ट रिडक्शन करते वक्त ध्यान में रखिए नीचे वाले पॉइंट्स। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन अ यूनिट कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सर्विस रेंट। रियल कनेक्ट कॉस्ट कंट्रोल करता है कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट कंट्रोल के बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन कहता है कि परमानेंट होना चाहिए, बट परमानेंट रिडक्शन करने के लिए आपको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करो, कुछ तो फाइंड आउट करो कि जो मेरी कॉस्ट कम करे, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ वॉट, नीचे लिखा है सच रिडक्शन इज विदाउट इंपेयरिंग मतलब खराब मत करो, देयर गुड्स एंड सर्विसेज सुटेबिलिटी, मतलब जो सुटेबल था वैसे के वैसे, जैसी क्वालिटी थी वैसे के वैसे, जैसा परफॉर्मेंस दे रहा था वैसे के वैसे ही होना चाहिए। द यूज टू इंटेंडेड एंड द डिमिलेशन इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब नो धक्का, किसी को धक्का लगाना नहीं, किसको, मेरे को और आपको नहीं, ना क्वालिटी को ना सुटेबिलिटी को, नथिंग, किसी को धक्का मत लगा, बट कॉस्ट रिड्यूस करना है ना डिफिकल्ट का। मतलब मटेरियल के बारे में ऐसा मटेरियल फाइंड आउट करो कि जो मेरी फंक्शनैलिटी प्रॉपर रखे और मेरा कॉस्ट भी कम हो, है ना। उसके बाद फिफ्थ वन आता है कि असाइनिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यस असिस्टिंग, सॉरी असाइनिंग नहीं, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। यस, कौन से डिसीजन मेकिंग होते हैं? प्लानिंग, कॉस्ट की प्लानिंग करो, प्रोडक्ट की प्लानिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग करो। कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कॉस्ट डेटा चाहिए, कंट्रोल करना है तो तभी तो मैं प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकता हूं। फिर मेजरिंग, हर चीज को मेजर करना है, हर चीज को वेरिएंस एनालाइज करना है, करेक्ट, हर चीज को मुझे कंट्रोल करना है। एंड डिसीजन मेकिंग, एंड फाइनली इवैल्यूएटिंग द वेरियस एक्टिविटीज, सब एक्टिविटीज को प्रॉपरली एनालाइज करो, करेक्ट। और ये एनालाइज करने के बाद ही हमें क्या हो जाता है, हम प्रॉपरली डिसीजन ले सकते हैं बच्चों। तो यहां तक आपका जो फिफ्थ मतलब 5 कॉस्ट ऑब्जेक्टिव थे वो अब यहां तक आ चुके हैं बच्चों। तो अगले लेक्चर तक के लिए बच्चों थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक्स अ लॉट। हाय, सो कैसे हो? आज इस वीडियो में हम देखेंगे, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि पता है आपको कि ज़्यादा वीडियो बनाना सुनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो चलिए देखिए, छोटी सी वीडियो बना के यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉस्ट यूनिट। अभी आप कहोगे कि सर कॉस्ट यूनिट क्या है ये? तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कॉस्ट खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। बट वो कॉस्ट जो खर्चा हो गया वो रिकवर भी करना चाहिए ना। तो कैसे रिकवर करेंगे? अभी जैसे कि आई एम प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे मुझे देने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, तो ये मेरा सारा एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। बट उसको रिकवर कहां से करूंगा? मिलेगा आपको कि सर आपको यूट्यूब से पैसा मिलेगा, डेफिनेटली करेक्ट। तो मिलने ही वाला है भाई, जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है फिलहाल, बट जब मिलेगा तब मिलेगा, मतलब मेरी रिकवरी पॉइंट होगा। तो कॉस्ट यूनिट मेरी क्या करता है, कॉस्ट को रिकवर करने का काम करता है। कैसे? जब प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, जब सर्विसेज हो तो मैं सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाऊंगा, है ना।
तो ये सारी चीज कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है बच्चों, सॉरी कॉस्ट यूनिट में आती है। तो चलो धीरे धीरे हम सब, बहुत सारे नहीं है बट जितने भी मुझे आ सकते हैं, जितने भी मुझे बिजनेस है मालूम है, उसकी मैं कॉस्ट यूनिट्स आपको देने के लिए प्रोवाइड, मतलब इज ट्राइंग टू प्रोवाइड इट। तो लिसन, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, आर्टिकल, सर्विस, टाइम। प्रोडक्ट मेरा, आप मोबाइल फोन लीजिए, आर्टिकल लैपटॉप ले सकते, दोनों में भी एक है। सर्विस जैसे कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, टाइम जैसे कि मैं किसी, इफ आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं किसी को टाइम देता हूं, तो मेरे टाइम को क्या है, वैल्यू है, तो वैल्यू का मैं पैसा लेता हूं। तो फॉर विच वी आर डिटरमाइनिंग और असरटनिंग द कॉस्ट। तो पहले होल कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं, और होल कॉस्ट डिटरमाइन होने के बाद हर यूनिट की कॉस्ट डिटरमाइन हो सकती है, तब तक नहीं। तो देखिए इंडस्ट्री और कॉस्ट यूनिट, अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री देखते हैं और धीरे धीरे उसके कॉस्ट यूनिट्स भी देखते हैं। चलो भाई, पहला क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन में कॉस्ट पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर कोर्स के हिसाब से हम टाइम, मतलब पैसा डिटरमाइन करते हैं। फिर ऑर्डर होता है, कॉस्ट पर प्लेट, राइस प्लेट की कॉस्ट होती है ना 80 रुपए 90 रुपए में राइस प्लेट, अरे बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे। रूम डेज, अभी रूम डेज मतलब रूम चार्जेस पर रूम पर डे, तो रूम डेज आएगा। कॉस्ट पर कस्टमर, तो जैसे कि हम होटल में खाना खाना जाते हैं तो एक टेबल पे कितना खर्चा होता है, तो टेबल पे कॉस्ट कितना आता है, टेबल पे जो कस्टमर बैठा है उसने क्या क्या डिमांड किया, उसका कॉस्ट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन 1 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन 1 किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर किलोमीटर मतलब पर पैसेंजर, तो पैसेंजर किलोमीटर भी आते हैं यहाँ पे। तो पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है कि कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो यहाँ पे कॉस्ट पर पैसेंजर दिया है, तो एक पैसेंजर बैठा तो उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी, बट वो किलोमीटर वाइज डिटरमाइन होती है। उसके बाद स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो कॉस्ट पर टन, क्योंकि स्टील इज काउंट इन टर्म्स ऑफ टन। सीमेंट होता है तो कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर बैग। केमिकल रहेगा तो कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर गैलन, कॉस्ट पर ड्रम, कॉस्ट पर कंटेनर, डिपेंड अपॉन कि उस कंटेनर और डिब्बे में कितना लीटर बैठता है और कितना क्या बैठता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट पर स्ट्रिप 10 की होती है ना नॉर्मली आप मेडिसिन खरीदने जाओगे तो वहां पे 10 का एक स्ट्रिप मिलता है, 10 से लेस देन होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता, बट मैंने तो आज तक 10 का ही देखा है। कुछ दवाइयों में मैंने 10 से ज्यादा भी देखा है, बट नॉर्मली एक स्ट्रिप 10 की होती है। कुछ चीजों में 2 की होती है, कुछ चीजों में 4 की होती है, कुछ चीजों में 6 की होती है, ठीक है। और कुछ कुछ दवाइयों की स्ट्रिप सिंगल भी होती है। तो देन बैंकिंग कॉस्ट पर सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज आपको दिया जा रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हो तो आप अलग कस्टमर, लोन सर्विस हो तो आपको, डिमैट सर्विस हो तो आपको अलग, फिर आपको पासबुक सर्विस होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट का है, कार लोन की डिफरेंट, मतलब लोन में भी सेगमेंट आएंगे, सर्विसेज में, कार्ड में भी सेगमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो कॉस्ट पर सर्विस, कॉस्ट पर कस्टमर, कॉस्ट पर लोन, कॉस्ट पर कार्ड सिस्टम्स। कोल माइनिंग कॉस्ट पर टन, क्योंकि कोल जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो पर टन वाइज हुआ था, उसके कुछ डिफरेंट मेथड्स भी रहेंगी, बट इन नॉर्मली कॉस्ट पर टन पे आता है। इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ जॉब, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली इंजीनियरिंग में आएंगे। ऑयल इंडस्ट्रीज में बैरल रहेगा, फिर टन रहेगा, फिर लीटर रह सकता है, फिर मटेरियल स्टोरेज, then requisition unit issued or received, material movement and value of issued and received। तो मटेरियल स्टोरेज जहां पे होता है मतलब स्टोर कीपर, तो कितने लोगों की रिक्विजिशन आई कि मुझे मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कितना इशूड किया है, कितना मटेरियल का मूवमेंट हुआ है, कितना वैल्यू हुआ है, कितना वैल्यू का मटेरियल इशूड हुआ है, दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ यूनिट। सो ऑल दीज आर व्हाट द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स टू रिकवर द कॉस्ट, टू जनरेट द रेवेन्यू। इसीलिए कॉस्ट यूनिट डिटरमाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है,
पहले खर्चा जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और वो ऑब्जेक्ट का खर्चा रिकवर करने के लिए वी वांट अ कॉस्ट यूनिट आल्सो। करेक्ट। तो ये कॉस्ट यूनिट का यहां तक का वीडियो था। तो हो गया ना बच्चों, इट्स अ वीडियो ऑफ ओनली 7 मिनट्स। आगे वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की वीडियो हम आगे देखते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों।